बेटा 2 मिनट वेट कर लेती हूँ और भी स्टूडेंट्स ऐड हो जाए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन। ओके मैम। लास्ट लेक्चर जो हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का था, उसमें हमने जहां से टॉपिक छोड़ा था वो था हमारा 10 क्रिटिकल ऑपरेशनल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो ऑपरेशनल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। और एक और चीज कि अगर उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी से लिया जाए, मीन्स अगर उन डिसीजन पर प्रॉपर वे में काम ना किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी का एक प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो एक मतलब एक रूटीन चला आ रहा है कि हमारा प्रोडक्शन नॉर्मल वे में हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर भी करते हैं। ठीक है, ये डिसीजन बहुत क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, अब जब हम इन डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे अपने आप हमें पता लग जाएगा, इसलिए इन्हें नॉर्मल डिसीजन से हटके क्रिटिकल डिसीजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से एरियाज हैं जिन पर जिन पर बेस्ड डिसीजन जरूरी होते हैं। तो सबसे पहला है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात की जाए तो कोई भी ऑपरेशनल फर्म है अगर या मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वहां पे क्या हो रहा होगा, गुड्स या सर्विसेज का ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी और कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड डिसीजन क्यों, क्योंकि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत हद तक हमारा जो क्लाइंटल होता है, मीन जो हमारा प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स होते हैं, वो बहुत हद तक हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं, अब देखो अगर हमारा प्रोडक्ट अप टू मार्क है, ठीक है, और कस्टमर ये होने पर भी कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ना होके मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है, उस केस में भी जो हमारा कस्टमर है, अगर हमारा प्रोडक्ट अप टू मार्क है तो हमारे प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से क्या रहेगा, खुश रहेगा, और हमारा जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है वो इंक्रीज ही होते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी ओवरऑल बिजनेस का बेसिकली कहा जाए कि जो भी ये कह सकते हैं बिजनेस का जो प्रॉफिट है या जो कुछ भी है वो बहुत हद तक इन गुड्स और सर्विसेज पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है एक डिसीजन वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट नाम से ही पता लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है ऑपरेशनल फर्म के लिए। अगर हम अपने प्रोडक्ट की या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो आर कस्टमर्स, अगर हम उनकी क्वालिटी नहीं इम्प्रूव करेंगे या क्वालिटी मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आज जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो आगे आने वाले टाइम में भी यूज करेगा, मे बी वो स्विच कर जाए किसी और प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने कस्टमर की नीड्स को या डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट सिर्फ नीड सेटिस्फैक्शन ही नहीं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एनहांसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट यूज टू है हमारे प्रोडक्ट के को लेकर या वो उसको डेली लाइफ में वो यूज करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि अगर वो लॉयल कस्टमर है, किसी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो वो ब्रांड लॉयल्टी उसकी तब तक बनी रहेगी जब तक उसकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, बेसिक डिमांड्स है, बेसिक नेसेसिटीज है, वो फुलफिल होती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन। प्रोसेस एंड कैपेसिटी डिजाइन मीन्स सपोज कई बार हम लोग ध्यान देते हैं कि तुम लोग चिप्स सभी खाते होंगे। चिप्स जब हम लोग ओपन करते हैं तो हम देखते हैं उसमें क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है, बट वो पैकेट देखने में अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस छोटी क्वांटिटी के हिसाब से पैकेट थोड़ा बड़ा होता है। तो ये क्या होती है, डिजाइनिंग होती है, ये बेसिकली कैपेसिटी डिजाइनिंग होती है। ये मार्केट का एक देखा जाए प्रोडक्शन का एक कह सकते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर। ठीक है, फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, ये एक बेसिक सी ऐसे कह सकते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी हो गई। किस टाइप से कि कस्टमर को लगा अरे वाह क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है, पैकेट में वेट तो बहुत ज्यादा लग रहा है, बट जब हम उसे ओपन करते हैं उसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी उतनी ही होती है जितना उसके पैकेट पर मेंशन होता है, लाइक 200 ही ग्राम अगर मेंशन है, हमें वो ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि काफी सारी स्पेस उसकी एयर ने भी ले रखी होती है। ठीक है, तो जो भी उसकी प्रोसेस होती है डिजाइनिंग की और जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी फर्म के लिए
डिसीजन लेने में। क्यों? अगर डिजाइनिंग बेस्ट तरीके से नहीं हुई है या पैकेजिंग बेस्ट नहीं है प्रोडक्ट की या गुड्स या सर्विसेज की, तो कहीं ना कहीं कस्टमर का माइंड डाइवर्ट होने लगेगा टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। हम अपनी फर्म को किस जगह लोकेट कर रहे हैं या क्या हमारी लोकेशन है हमारी फर्म की, मैन्युफैक्चरिंग फर्म की भी बात कर सकते हैं या प्लांट लोकेशन भी कह सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम सिर्फ प्रोडक्ट से ही रिलेटेड नहीं, हमारे मतलब कंज्यूमर से ही नहीं, हमारा जो रिटेलर है, होलसेलर है, सप्लायर है, उससे भी हमें अपने अच्छे टर्म्स बना के रखने चाहिए, क्योंकि ये सब भी हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस केस में जो हमारी प्लांट लोकेशन होती है या फर्म की लोकेशन, वो बहुत मैटर करती है। किस तरीके से हमारे जो गुड्स और सर्विस का मूवमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए और इन टाइम होना चाहिए। अगर मूवमेंट में थोड़ी भी शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर रिटेलर, होलसेलर, ये जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं इनकी जो क्या चॉइसेस होती है, लाइकिंग्स होती है, उस पर भी इम्पैक्ट आता है। ऐसे केस में हो सकता है कि ऐसा हो कि वो हमारी फर्म छोड़ के किसी और की फर्म को ऑप्ट कर ले। ठीक है। तो हमें अपनी लोकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी लोकेशन एकदम सेंटर में होनी चाहिए और इजीली अवेलेबल या एक्सेसिबल होनी चाहिए बाय एवरी ऑफ आवर इंटरमीडिएरीज। नेक्स्ट है लेआउट डिजाइन एंड स्ट्रेटजी। अब लेआउट डिजाइनिंग की बात हो रही है तो वो क्या है कि हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हमारी हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं अपनी फॉर्म में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में, कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, कौन सा मेथड यूज होना चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या प्रोडक्शन प्रोसेस हमारी कैसी है, कहीं उसकी वजह से कोई डिले तो नहीं हो रहा है, या उससे जो निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में डैमेज तो नहीं कोई क्रिएट कर रहा है, या हमारी जो फॉर्म है उसकी लेआउट की डिजाइनिंग कैसी है। इन सब चीजों पर ध्यान देने का काम ऑपरेशनल मैनेजमेंट का ही होता है। ठीक है। अगर इतनी सब चीजों पर प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारी ऑपरेशनल प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हिट होगी और उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जॉब डिजाइन। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड जॉब डिजाइन मीन हम किस टाइप की जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो किसी भी पर्सन, कोई भी अगर अपॉइंटी है जो किसी फर्म में अपॉइंट हो रहा है, तो उसका जो भी जॉब नेचर ऑफ जॉब है उसकी डिजाइनिंग बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में होना चाहिए। क्यों? किसके एंड से होनी चाहिए? बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। बट ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों? क्योंकि एज अ लोअर लेवल मैनेजमेंट या एज एन एम्प्लॉय हम चाहते हैं कि जो हमारी फर्म है वो अपनी फर्म के जो भी हम मतलब हम चाहते हैं कि जो भी हमारी फर्म के ओनर हैं वो ना सिर्फ फर्म बल्कि फर्म से रिलेटेड जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं उन पर भी वो खास ध्यान दें। ठीक है। खास ध्यान दें और साथ ही साथ ये भी देखें कि जो भी उनकी जॉब की डिजाइनिंग हो उससे उनकी जो भी एम्प्लॉयज हो या जो भी ट्रेनी स्टाफ है उस उनका सेटिस्फैक्शन एज इट इज मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो भी अपना जो आउटपुट जनरेट करेंगे वो भी उतना इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस पर हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन्स हम किस तरीके से अपनी गुड्स जो हमारी मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज हैं उनका फ्लो मेंटेन रखते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर। ठीक है। तो इसके लिए हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हमें बेस्ट स्ट्रेटजीज को यूज करना होगा, जिससे कि वो जो भी स्ट्रेटजीज हो वो बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम तो करेगी, साथ ही साथ वो कम कॉस्ट भी जनरेट करें। ठीक है। जिससे जो भी हमारे रिलेटेड पार्टनर्स लाइक आर रिटेलर्स, होलसेलर्स या जो कोई भी है उन पर भी क्या हो, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके और हमारे प्रोडक्ट की ओर हमारे मैक्सिमम कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सा वर्ड होता है, जो देखने में तो एक छोटा सा वर्ड लगता है लाइक स्टॉक, बट वो अपने आप में ही बहुत बड़ा वर्ड होता है।
इन्वेंट्री हमारी कैसी हो सकती है, दो तरीके की। कौन कौन सी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस भी एक स्टेज होती है, बट पहले हम इस बारे में बात करेंगे इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल को लेकर। इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए, सॉरी बच्चों, तो वो रॉ मटेरियल हमारा दो फॉर्म में हो सकता है। मेन जो होती है, वैसे तो तीन फॉर्म होती है, बट जो मेन होती है वो दो फॉर्म होती है। कौन कौन सी, एक तो हमारी, बोलो कौन सी होती है, जल्दी बोलो, ये सब पढ़ रखा है, बोलो बच्चों। इन्वेंट्री के टाइप्स नहीं या स्टेजेस नहीं पता है, सबसे पहली हमारी क्या होती है, रॉ मटेरियल। फिर दूसरी हमारी होती है वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन सेमी गुड। प्रोग्रेस, हाँ सेमी गुड्स। फाइनल जो होती है थर्ड वन, वो हमारी होती है फिनिश गुड्स। भूल गए इतनी जल्दी। इन्वेंट्री, किस तरीके से फर्म अपनी इन्वेंट्री को लेकर डिसीजन लेती है, लाइक फर्म और ऑटोमेटिकली ये जानती है कि अगर उसने कम इन्वेंट्री का यूज किया तो जो उसको मिलने वाले ऑर्डर्स हैं उन पर कहीं ना कहीं असर आएगा, ठीक है। बट साथ ही साथ फर्म ने ये भी एक सोचा कि अगर उन्होंने अपनी ओवर इन्वेंट्री या अंडर इन्वेंट्री की प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी, तो इस केस में क्या, तो ऐसे केस में किस तरीके से वो अपनी फर्म को और हायर पोजीशन प्रोवाइड कर पाएंगे। देखो सबसे पहली बात, इन्वेंट्री को हमें इतनी क्वांटिटी उसकी रखनी होगी कि उससे हम क्या कर सके, ना ही हमें अंडर इन्वेंट्री की कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े, ना ही हमें ओवर इन्वेंट्री की प्रॉब्लम झेलनी पड़े, ठीक है। तो हमें इन्वेंट्री का इस टाइप का लेवल मेंटेन रखना चाहिए, इवन अपने फर्म में भी अपने जैसे कि हम एज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ओनर हमें अपने पास स्टॉक रिक्वायर्ड अमाउंट में जरूर से रखना चाहिए, ठीक है। वो उससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे जितनी भी जैसी भी टाइप की इन्वेंट्रीज है उसको हम एक जगह पर अगर स्टोर करके रख सकते हैं, तो ऑल्दो ये स्पेस ज्यादा लेगा, लेकिन उससे हमें ये श्योरिटी रहेगी कि कितना सामान अभी है हमारे पास, ठीक है, इन्वेंट फॉर प्रोडक्शन, और कौन कौन से सामान को अभी हमें फिर से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमें ओवरऑल इन्वेंट्री के स्टॉक को अपडेट करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग। अच्छा अब तुम लोग बताओ, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, शेड्यूलिंग में क्या होता है। मैम हाँ प्रोडक्ट को मैम एक मैम मैम कह सकते हैं कि मैम एक लाइन मैम एक क्यू में मैम उसको रखना प्रोडक्ट को मैम जो हमारा मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें मैम मैम हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं तो मैम हर डिपार्टमेंट का मैम अलग अलग काम होता है तो मैम सही बात। सारे वर्क को या फिर अपने प्रोडक्ट एक मतलब एक क्यू में रखना मैम कि मतलब जो वर्क हो वो मैम एक स्टेप बाय स्टेप मतलब वो काम होता यहाँ है मैम देखो ऐसे मैम कुछ सही कह कह सकते रहे हैं। हो, शेड्यूल शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे कस्टमर की मांग हो तो उसके हिसाब से हाँ प्रोडक्शन। तुमने बेटा जो बाद में बताया वो तुम्हारा सही है। लाइक शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम अभी एज अ मैन्युफैक्चरर बात करें, हमें कोई ऑर्डर मिला है, ठीक है, जिसे हमें 15 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है, तो वो ऑर्डर हम कब कंप्लीट कर पाएंगे, जबकि हमारे पास 15 डेज है, हमें पता है हमें 5000 यूनिट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, आज ही मैक्सिमम यूनिट परचेज कर लेंगे और फिर आज के आज ही हम काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा सिर्फ और सिर्फ हम कस्टमर से नहीं कह सकते, ये हमारे मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के एंड से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर के एंड से कैसे, कि इन टाइम रॉ मटेरियल की सप्लाई होनी चाहिए जिससे फिनिश गुड्स विद इन गिवन टाइम मार्केट में सेल्स लिए पहुंच जाए। अगर फिनिश गुड्स की सेल हो रही है तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो भी हो ही रही है, डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली। सबसे लास्ट है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक, किस तरीके से हमें जो भी हमारी ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं उसमें हमें जितनी चीजों की या जिन ये हम कह सकते हैं कि हमें अपनी ऑपरेशनल प्रोसेस में जिन जिन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है हमें उनकी क्या करनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। लाइक वो मैन हो, मशीनरीज हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर हम प्रॉपर मेंटेन करके चल रहे हैं अपनी मशीनरी या उसकी प्रोसेसेस को,
तो ऐसे केस में जो हमारे सामने ये पोजीशन आती है कि या एक सिचुएशन आती है कि जहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज थे उनकी हम बहुत अच्छे से हैंडलिंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इसका कोई आइडिया? हमने इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या किया, इफेक्टिवली मेंटेन करके नहीं रखा। इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में मेंटेनेंस बहुत मेंटेनेंस एक देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यस मैम। तो ये हमारे थे बेसिकली 10 क्रिटिकल डिसीजन जो कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो रोल था नहीं, ये तो नहीं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट मींस हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट में वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन काम के अलावा फंक्शंस की, कि बेसिक कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। ठीक है, तो बेसिक कुछ फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम की फंक्शंस भी कहते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा है फाइनेंस। फाइनेंस फंक्शन अपने आप में नाम से ही पता लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद फाइनेंस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, देखो अगर हमारी कोई फर्म है, हम उसमें कोई भी काम करना चाहते हैं लाइक परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, या कुछ भी इस टाइप का जो हमारे फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहाँ पे कौन से सोर्सेस में कितना फंड हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, या कहाँ से कितनी फंड की अर्निंग हो रही है। तो ये सारी चीजें, सारे फंक्शंस हमारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट फंक्शन में काउंट किया जाता है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारा हुआ फाइनेंस फंक्शन। नेक्स्ट था स्ट्रेटेजी। तो हाँ, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटेजी। अब अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है, कैसे करती है बताओ, ये सब तुम मैम लोग कर क्योंकि चुके हो। मैम हमें जो लॉन्ग हमें ऑपरेशन में कोई भी वर्क करना है तो मैं उसमें स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैम बिना स्ट्रेटजी का ऑपरेशन मैनेजमेंट मैम हो नहीं सकता। बिना उसका कैसे, ऑपरेशन मैनेजमेंट कोई भी वर्क नहीं हो। मैम जैसे मान लो हमको ऑपरेशन मैनेजमेंट की कोई चीज मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करना है तो मैम उसके लिए हमको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमको वो वर्क कैसे करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आना है, कब कितना यूनिट बनाना है। तो मैम बिना स्ट्रेटजी के मैम ऑपरेशन मैनेजमेंट तो मैम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, एकदम सही। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ऑपरेशन फंक्शन। अब कोई ये दूसरा स्टूडेंट बताओ। मैम इसमें की जो इनपुट्स हैं क्या उनका है, मिनिमम टाइम में इनपुट्स इन हाँ ऑपरेशंस में इनपुट्स, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ जो इनपुट्स हैं उनको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, मैक्सिमम आउटपुट देना ऑपरेशंस में, और टाइम की स्टडी करना, टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करना, जो हमारे इसमें जो टेक्निक लगती है जो जस्ट इन टाइम वाली, लीन वाली, तो इन सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से मिलकर इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। एकदम सही मैम बात। जो इसमें ये भी हो सकता है ऑपरेशन हाँ ऑपरेशन बोलो, में भी हो सकता है मैम वो मैम इनपुट को आउटपुट में चेंज कर इनपुट को कन्वर्जन और इनपुट इनटू आउटपुट, तो उसमें पूरे होते हैं प्रोसेस, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, वो तो कंट्रोलिंग, तो वो हाँ मैम वो पूरे तो ऑपरेशन होता से है, बनाते हैं। बेटा वो तो होगा ही, क्यों, क्योंकि हम ऑपरेशन मैम फंक्शन की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑपरेशन फंक्शन का मैनेजमेंट मतलब का ही नहीं होता है कि हम कैसे ऑपरेशन इनपुट को आउटपुट मैनेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सही है। अब यस नेक्स्ट बताओ, तुम ही लोग बताओ, तुम लोग ने सब पढ़ मैम रखा है प्रोडक्ट डिजाइन। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लाइक स्टाफिंग, कंट्रोल और ऑर्गेनाइजिंग, इन सब का मतलब ही होता है कि ऑपरेट करना। तो हर एक चीज में मैनेजमेंट करके हर एक चीज में अपना अपना काम करते हैं, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो। ये सारा कुछ हमारा किससे रिलेटेड हुआ, प्रोडक्ट डिजाइन से। हम जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जा रहे हैं, ठीक है, हमें पहले चेक करना होगा कि उसे उसकी मींस डिजाइनिंग करने से पहले कि और कौन कौन से अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हमें उनकी डिजाइनिंग पर भी ध्यान देना होगा कि हम उनसे स्विच करके किस तरीके से
बेस्ट क्या कर सकें, ले सकें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग कैसे फंक्शन है बताओ। मैम पॉजिटिव मतलब मैम फ्यूचर जो ओरिएंटेड फ्यूचर में को लेकर जो के ऑपरेशन मैनेजमेंट का मैम यही एम होता है कि मैम वो फोरकास्ट करे कि फ्यूचर में उसको कितना कितना मतलब प्रोडक्शन करना है, कितना यूनिट्स से मैम मैन्युफैक्चर करना है। तो मैम ये फोरकास्टिंग पे एक तरह से डिपेंड होता है मैम, एक तरह से एस्टिमेट होता है कि क्या करना है, हमको कितना यूनिट मैम प्रोड्यूस करना है। प्रेजेंट प्रेजेंट कस्टमर्स के बिहाफ पे जो हाँ टेस्ट जो हम लोग चेंज करते हैं उनसे जो रिव्यू लेते हैं उसके बिहाफ में हम एज अ फ्यूचर के तौर पे तैयारी करते हैं कि हम कितना अच्छा अपने गुड्स को मैनेज कर सकते हैं देखो, डे बाय डे। हाँ, फोरकास्टिंग नाम से ही पता लग रहा है कि ये एंटिसिपेशन बेस्ड होगी, ठीक है ना, नाम से पता लग रहा है ना, एंटिसिपेशन बेस्ड। साथ ही साथ ये भी कि हम उसी एंटिसिपेटरी बेसिस पर ही अपने स्कार्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सारे जो हमने पढ़े ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बेसिक या प्राइमरी फंक्शन कहे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी बेसिक जो भी कह लो, जो ये फंक्शंस हैं, इन पर बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिपेंड करती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे करती है। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पे एक ये चीज तो तय है कि क्या होगा, जितनी भी स्ट्रेटजीज होती अप्लाई हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग फर्म पे, वो सब अप्लाई की जाती होंगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ये हमारे फाइनल या प्राइमरी फंक्शंस तो होते ही हैं। उसके अलावा सब्सिडियरी फंक्शंस पे जो आगे और भी काम होते हैं वो सब हमारे सब्सिडियरी फंक्शंस में आ जाते हैं। मेन हमारे वही फंक्शन होते हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे कस्टमर, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा यस है, मैम। ये तो फंक्शंस हो गए। ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो अदर एरियाज हैं, इन फंक्शन की उससे कैसे रिलेशनशिप है। अब देखो, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजर लिया। सबसे पहले हमने एक फर्म ली, ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, ठीक है। अब उसमें कौन कौन से काम हो रहे थे, होते तो बहुत सारे, परचेज भी होती है, सेल्स भी होती है, ऑपरेशंस भी होता है, सब होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन काम होते हैं वो तीन होते हैं, उन्हीं से ही, इन्हीं तीन मेन कामों से ही आपके बाकी दो काम लिखकर बने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं तीन मेन फंक्शन, इसमें हम ये जो फंक्शन अब तक हम पढ़ते आए हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इन फंक्शंस के अलावा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कौन कौन से अदर फंक्शंस भी हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं किससे, इस इस प्रोसेस से, या यूं कह ले कि बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट का इन फंक्शंस के थ्रू कैसे इंटरेक्शन होता है अदर डिसिप्लिन से। क्लियर है ये चीज कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। नहीं क्लियर हुआ तो बताओ। उसमें मेन हमारा ये पढ़ना होता है कि रिलेशनशिप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट विद अदर क्या, विद अदर एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। याद वो तो कुछ नहीं याद रखते हो, सब भूले रहते हो। अब देखो, हमारे मैनेजमेंट में और कौन कौन से काम होते हैं, तो सोच के बताओ, पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने। मैम हाँ बोलो। मैम क्या पूछी, मैम सुन नहीं पाई थी। हमने ये पूछा, ऑर्गेनाइजेशन में तीन मेन काम तो दिख ही रहे हैं, फिनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया। फिनेंस इसलिए जब हमने फंड्स को इन्वेस्ट करके कैपिटल लगा के अपनी फर्म ओपन करी, ठीक है। यस इन्वेस्टिंग मैम। इसलिए क्यों, तो मैम इसमें और मैम होंगे मैम, ये एचआर और एचआर आएगा सब मैम, आएंगे, वो भी एचआर मैम। मार्केटिंग सब आएंगे। देखो, फाइनेंस से सब हमारा जितना भी होता है वो सारा जो हम किसी भी फर्म की स्टार्टिंग में, फंड्स जो हाँ, फंड से मैम रिलेटेड जो मैम ऑर्गेनाइजेशन में बात ऐसे करते हैं वो समझो। मैम। स्ट्रेटेजी यूज देखो, हमारी जो प्रोसेस होती है, ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होती है, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशनल यस स्टेज, आउटपुट, यही होता है। अब इन और तीनों फंक्शंस यस को देखो तो ये यही तो बता रहा है। फाइनेंस हमारा इनपुट हो गया, जिन इनपुट को लगा के हमने ये आउटपुट जनरेट किया।
अब ये इनपुट आउटपुट तक पहुंचेगा कैसे, बनेगा कैसे, इस ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के थ्रू। यही तो ऐसे ही तो होगा। Yes, कैसे पहुंचेगा? तो मैम बोलो। ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन हाँ मैम इंटरमीडिएट है मैम बीच का, हाँ, फाइनेंस और ये फिनांस लास्ट है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेडी टू यूज बाय कस्टमर्स है, बस अब हमें इसकी मार्केटिंग करनी होगी जिससे जो पब्लिक अनअवेयर है थोड़ी बहुत वो अवेयर हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए यही हमारे कहलाते हैं 3 प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, बाकी के जो और होते हैं वो हमारे अदर फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसमें एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुकना बच्चों, थोड़ा सा फ्लो चार्ट से ही समझाते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फंक्शंस की और बात करें तो वैसे तो बहुत सारे फंक्शन है। अब देखो ऊपर वाला तो हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से अदर फंक्शन से ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इस फंक्शन पर आओ। जैसे ऑपरेशंस मैनेजमेंट में बहुत सारा काम होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट होता है, ठीक है सब। वैसे ही हमारा एक क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा क्या, हेलो, क्या करता क्या है, मैम? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो मेंटेन सप्लाई चेन करता है। मैनेजमेंट मैम, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्ट को मैम, फ्लो यस मैम, फ्लो मेंटेन किया रहता है मैम, मेंटेन रखता है प्रोडक्ट विद इन द फर्म। ठीक है, विद इन फर्म, यस मैम। अच्छा, तो अब हमारी जो सप्लाई चेन होती है ये भी एक प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होती है, सबसे पहले सामान हम अपने सप्लायर से ले लेते हैं, सप्लायर से लेके हम उसे कुछ आदमी देते हैं, हम क्या करते हैं अपने सप्लायर से लेकर, सब सप्लायर्स इसलिए कि हो सकता है हम पार्शियली मंगा रहे हैं सामान। ठीक है, हो सकता है ना, एक बार में जरूरी नहीं है कि हम एक बार में ही मंगा रहे हो, तो हम क्या करते हैं जो अपने कुछ चीजें अपने सब सप्लायर से लेके सप्लायर को प्रोवाइड करा देते हैं। हमारा सप्लायर क्या करता है कि क्या करता है, क्या मैम? हमारा जो सप्लायर होता है, सब सप्लायर से सप्लायर के पास आ गया, अब वो आगे क्या करेगा, मैम वो आगे मैम मैम सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो आगे की तरफ। देखो ना ये चार्ट देखो दिख रहा है ना, सप्लायर तक है, सप्लायर से कहाँ गया भाई, सप्लायर के पास रॉ मटेरियल आ गया, अब उसने वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर को दे दिया, प्रोड्यूसर ने क्या किया, यहीं पर ही उस रॉ मटेरियल की धुलाई सफाई कर ली। रॉ मटेरियल की धुलाई सफाई इन द सेंस ऐसे कह सकते हैं कि हमें जो भी उसके एलोकेशन था, जहां पे भी उसके यूज था, और फिर उसको प्रोक्योर करना। ठीक है, यहीं पर ही इसी प्रोड्यूसर के ही साथ ही यहीं पर प्रोडक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, वो यहाँ से कहाँ जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रही है, किस फॉर्म में, फिनिश गुड्स के फॉर्म में। देखो ये जितने भी एरो हैं वन साइडेड एरो हैं, किसी भी एरो का दूसरे साइड नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। ये रिवर्सिबल यहाँ से होती है जबकि हम फीडबैक लेते हैं, लेकिन उसका सप्लाई चेन में यूज नहीं होता है, वो ये कस्टमर से वापस यहाँ सिर्फ प्रोड्यूसर तक आती है। ये चीज तो क्लियर है, क्लियर है ना? यस मैम। कैसे क्लियर है, क्योंकि देखो जब कस्टमर ने कोई रिव्यू दिया, ठीक है, प्रोडक्ट को लेके, वो प्रोडक्ट शायद क्लियर नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स थी कस्टमर में, को उसमें कोई दिक्कत लगी, वो यहाँ से पहुंच के सिर्फ यहाँ तक आएगा। वो प्रोडक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो कुछ भी है, वो यहाँ कहीं नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो वो यहीं पर ही आके खत्म हो रहा है, इसीलिए देखो बोथ साइडेड एरोस नहीं। ठीक है, अब हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे कस्टमर तक आया, कस्टमर से हमने फीडबैक लिया, वो वापस अगर कोई दिक्कत आई तो प्रोड्यूसर, अदरवाइज हमारा कस्टमर मेंटेन हो गया, हमारे पास एक कस्टमर डेटाबेस। अच्छा, ये हमारा सप्लाई चेन का हो गया। इस तरीके से हमारे बहुत सारे, अब नेक्स्ट देखो ये भी होता है किस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट से कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखना तुम्हें डबल साइडेड एरोज मिलेंगे। कैसे, देखो इनपुट हमारा क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल। इंफॉर्मेशन मीन्स जो हम आईटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब हमने ऑपरेशन लगाए, ऑपरेशन से हमें आउटपुट मिले, देखो नीचे एरो चलते जा रहे हैं, इनपुट्स के एरो आपके मिल रहे हैं कंट्रोल से, जो कि आगे अटैच है ऑपरेशन से,
ये फिर वापस अटैच हुई है कंट्रोल से, और जो कि आगे अटैच है ऑपरेशन आउटपुट से। ठीक है, अब आउटपुट हो गया हमारा, इनपुट हो गया, यहाँ से हमारे कंट्रोल से कहा जाता है मेजरमेंट एंड फीडबैक, जिससे हम वापस इनपुट पर जाते हैं, फिर से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कंट्रोल से भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस पर भी मेजरमेंट एंड फीडबैक जाता है, मे भी हम किसी पार्ट में पीछे हो, हमें वो प्रोसेस भी ऐड करनी हो। नेक्स्ट हमारा आउटपुट भी मेजरमेंट एंड फीडबैक प्रोसेस से आता है कंट्रोल तक, जिससे कि जो भी हमारा प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है उस पर हम कंट्रोल कर सकें। ये जो भी हम समझा रहे हैं सारे फंक्शंस जो हैं सिर्फ फ्लोचार्ट के बेसिस पर ही एक्सप्लेन हो सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, इनपुट्स बहुत सारे दे रखे हैं, आउटपुट्स बहुत सारे दे रखे हैं, बीच में हमारी कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस मेंशन है। कैसे, जैसे लैंड है, लैंड हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, और हमारा जो ये प्रोसेसेस है ये हमारी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेट। फिर ये उसके बाद हमारी ये आउटपुट में आता है हाई गुड्स परसेंटेज, मीन्स हमारा जो गुड्स बन के रेडी हुए उस पे परसेंटेज पहुंच जाता है, मीन्स वो कस्टमर के थ्रू पसंद किया जा रहा है। देखो बहुत सारे हैं इधर, ह्यूमन भी है, कैपिटल भी है, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, और ह्यूमन में भी बहुत सारे आते हैं, फिजिकल लेबर, ट्रांजिशनल लेबर। ठीक है, इस तरीके से हमारे देखो अगर हम ध्यान दें, हम अपने इनपुट को, इतने सारे इनपुट्स को हम इतने सारे आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जितनी ये मेंशन है, इतनी सब ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेसेस के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सोचो कितनी सारी जो ऑपरेशनल प्रोसेस है उस पर क्या होगा, ब्रेक डाउन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन इन द सेंस कि वहीं पर ही हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, मीन्स बीच में कहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, किसी समझो हर्डल के आने पर, और जिसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, हमारे खुद के ऑपरेशनल प्रोसेस पर। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली क्या थे, ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसीजन के वो थे, क्या थे, क्या बोल सकते हैं कि किस तरीके से उसका इंटरेक्शन होता है अदर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया पर। ठीक है, ओके, तो हमारा ये खत्म हुआ, फंक्शंस खत्म हुआ, रोल भी हो चुका है। आपकी मेन आवाज अब कट हमारा रही है। बाकी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो 3 टॉपिक अभी भी यूनिट 1 के बाकी है, वो भी करा देंगे, मीन्स रिविजन उसका भी होगा ही। और है इतना जितना आज बताया है उतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो यस मैम। मैम। ओके, तो ठीक है फिर अब वाइंड अप करें, बोलो बच्चों। यस मैम अटेंडेंस ले लीजिए। हाँ हाँ, अटेंडेंस तुम ही लोग लो, अटेंडेंस ले लो, हम क्लास अब वाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके बच्चों, थैंक यू।